गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेसन जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के नाम से एक सुंदर कविता थी, जिसके बारे में हम 3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने दादी माँ कहानी शुरू कर दी थी। बच्चों, दादी माँ कहानी के हम 3 लेक्चर में अपनी कहानी पूरी कर चुके हैं और आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, संक्षेप में मैं आपको दादी माँ के बारे में बता देती हूँ कि आपने इसमें क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने दादी माँ चैप्टर में पढ़ा था कि लेखक शिव प्रसाद सिंह अपने बचपन की कुछ अविस्मरणीय घटनाएं जो दादी माँ के साथ व्यतीत हुई और वो उन्हें याद करते हुए इस कहानी को सुंदर रचना बना देते हैं। बच्चों, दादी माँ एक ऐसा नाम है जिसमें एक असीम प्रेम की छाप छिपी होती है। दादी माँ जहाँ हमें डांटती है वहीं पुचकारती भी है। जहाँ दिन में हम उनकी डांट सुनते हैं वहीं रात को वो प्रेम में बदल जाती है। यहाँ भी एक ऐसी ही सुंदर दादी माँ है जो लेखक को एक बार बुखार हो जाने पर उस पर बहुत अपने प्रेम की वर्षा बरसाती हैं और तरह तरह से उसे ठीक करने का प्रयास करती है। लेखक बताता है कि दादी माँ को 50 प्रकार की देसी दवाइयों का ज्ञान है और वो केवल अपने ही घर के सदस्यों के लिए उन ज्ञान का प्रयोग नहीं करती हैं, बल्कि पूरे गांव में यदि कोई भी बीमार हो जाता है तो वो सभी के लिए उन देसी दवाइयों का उपयोग करती हैं। तो यहाँ दादी माँ की कई ऐसी घटनाएं लेखक ने प्रस्तुत की, जैसे कि दादी माँ रामी की चाची जब अपने उधार लिए हुए पैसे नहीं चुका पाती है तो किस तरह से दादी माँ उसे फटकारती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि दादी माँ उसे फटकारती हैं और बहुत भला बुरा सुनाती हैं। वहीं लेखक उन्हें कहता है कि दादी जाने भी दो, तो लेखक की दादी उन्हें भी डांट देती है और वहीं अगले दिन रामी की चाची का सारा कर्जा माफ़ कर देती हैं और उसे उसकी बेटी की शादी के 10 रुपये उपहार में भी देकर आती हैं। तो यहाँ उनकी सहजता, सहानुभूति, दयाशीलता की प्रवृत्ति साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा कि कैसे वो पुरानी परिपाटियों को बदल देती हैं। जैसे बच्चों, उस समय ऐसा नियम हुआ करता था, जिस समय की एक कहानी है कि बारातों में केवल पुरुष ही जाया करते थे और बच्चों, गांव से गांव जब बारात जाती थी तो बैलगाड़ियों में जाती थी, क्योंकि उस समय इस तरह के साधन विकसित नहीं थे कि बसों में बैठकर जाएं। और जब गांव से गांव बैलगाड़ियों में अपनी बारातें सवार होती थी तो वो 2-2 दिन के लिए रुकती भी थी, क्योंकि उस समय ना तो धर्मशालाएं होती थी, ना होटल होते थे। गांव के लोग अपनी खटियाएं खोल देते थे और उन पर अपने अपने बिस्तर लगा के इस तरह से बारातियों का स्वागत किया जाता था जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति की बेटी की शादी ना होकर पूरे गाँव की बेटी की शादी हो। तो यहाँ दादी माँ ने एक परिपाटी को बदल दिया और वहीं लेखक जब ज्वर से पीड़ित था, बुखार से पीड़ित था, तो दादी माँ लेखक को बारात में नहीं जाने की अनुमति देती हैं और लेखक उस समय केवल औरतों के साथ बारात में नहीं जाता है। वो पुरुषों के साथ बारात में नहीं जाता है और औरतों के साथ घर पर ही ठहरता है। जब वो औरतों के साथ घर पर ठहरता है तो इसका बहुत सी औरतें विरोध करती हैं, लेकिन दादी माँ कहती हैं कि ये तो एक बालक है, बालक से क्या शर्माना। उस समय बच्चों, गाँव में बारात के जाने के बाद औरतें एक नृत्य नाटिका कार्यक्रम की प्रस्तुति किया करती थी, जो उनके मनोरंजन का साधन होता था, क्योंकि जब तक बहू नहीं आती थी एक मन में उत्साह रहता था कि बहू आने वाली है। बहू भी किसी एक घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की कही जाती थी। तो इस तरह से दादी माँ के घर में एक उत्सव हो रहा है जिसमें केवल औरतें ही औरतें शामिल हैं और लेखक जो है वो खटिया पर चादर ओढ़े सुला दिया गया है। औरतें कह रही है कि ये निश्चित ही किसी प्रकार की चंचलता दिखाएगा, लेकिन दादी माँ अपने पोते के लिए ऐसी बात स्वीकार नहीं करती हैं। तो बच्चों, वही दादी माँ उसे सुला देती हैं, लेकिन लेखक सो नहीं पाता, क्योंकि एक कोलाहल होता है, एक विशेष प्रकार का संगीत होता है जिसमें ढोलक मंजीरों की आवाज़ होती है
और लेखक अचानक अपनी भाभी की एक कलाकारी को देखकर बहुत ज़ोर से हंस पड़ता है। ये देखकर सभी स्त्रियां उसका मजाक बनाती हैं और दादी माँ को भी भला बुरा सुनाती हैं। बच्चों, हमने यहाँ देखा कि दादी माँ किस तरह से गांव की कुछ परिपाटियों को बदलकर अपने नवीन विचारों से उनमें कुछ स्वर देना चाहती हैं। तो यहाँ जो भी बात हम पढ़ रहे हैं वो नवीनता की दृष्टि से देखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो ये दिखाता है कि दादी माँ ने अपने आप में सहानुभूति और दया का एक विशेष गुण अर्जित कर रखा था। बच्चों, ये कहानी ये भी बताती है कि दादी माँ जिस तरह से गांव के बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को उधार पैसे देती हैं, तब उनके पति जीवित थे और दादी माँ बहुत से लोगों को उधार देती हैं। उस समय ब्याज पर पैसा दिया जाता है, लेकिन उनमें आधे से ज़्यादा लोग उनका पैसा चुका नहीं पाते, क्योंकि उन गरीब किसानों की या तो फसलें खराब हो जाती हैं या फिर वर्षा नहीं होती। किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो अपने हर्जाने को दादी माँ से वसूलना चाहते हैं और दादी माँ के सामने आकर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि वो उनका पैसा नहीं चुका पाएंगे। कुछ ऐसा ही गांव वाले दादी माँ के साथ करते हैं और इस तरह से दादी माँ का परिवार कर्जे में डूब जाता है। जो दूसरों को कर्जा देती थी, उनके खुद के घर का चूल्हा भी जलना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार स्थिति ये होती है कि दादी माँ के पतिदेव यानी लेखक के दादाजी जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो दादी माँ बड़ी उदास हो जाती है कि अब घर कैसे चलेगा। और ऐसी स्थिति में दादी माँ लेखक और लेखक के पिताजी को सोने का कंगन देती हैं और कहती हैं, जब तक चाहो इससे अपना घर चला सकते हो। और ऐसा करते हुए वो भी इस संसार से विदा हो जाती हैं। तो बच्चों, ये कहानी ये बताती है कि जीवन में हम किसी भी प्रकार से परिस्थितियों से हार ना माने, दादी माँ की तरह सहानुभूति और दया के पात्र रहें, नवीन विचारों का हम स्वागत करें। आने वाली हर परिस्थिति में हम हर तरह से अपने आप को तैयार रखें। तो बच्चों, ये सुंदर कहानी केवल एक दादी की चरित्र को ही स्पष्ट नहीं करती है, बल्कि उनसे मिलने वाली शिक्षाओं से आपको अवगत कराती है कि जीवन में हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। परिपाटियाँ, रीति रिवाज यदि सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो तो हमें लकीर का फ़कीर होकर उनको मानना चाहिए। लेकिन ये बात अवश्य याद रखें कि जब हम किसी परिपाटी को एक धर्मांधता यानी धर्म के अंधे विश्वास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित ही ऐसी परिपाटी हमारे समाज के आने वाले स्वरूप को विध्वंस कर देती है। मैं ये नहीं कहती बच्चों कि हम परिवर्तन में इतने डूब जाएं कि हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने लग जाएं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी फैशन यदि परिवर्तन है तो उसको अनायास ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। तो ऐसी संस्कृति कहीं भी हमारे लिए हमारी सभ्यता के विरुद्ध मानी जाएगी और उससे हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। तो यहाँ दादी माँ ने जिस प्रकार से नवीन विचारों को स्वीकार किया, अपने बच्चे को बारात में नहीं भेजकर, वैसे ही हमें भी नवीनता को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नवीनता आधारभूत ढांचे में परिवर्तन ना करते हुए। बच्चों, विचारों से श्रेष्ठ बने, पहनावे से नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति पहनावे से अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है वो किसी भी कीमत में श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि विचारों से इंसान महान बनता है, विचारों से श्रेष्ठ बनता है और विचारों से ही उसके ज्ञान का पता लगता है। बच्चों, कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, और जहाँ वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है वहीं हम ये ध्यान से समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, क्योंकि वाणी जो है वो विद्या का परिचय देती है। तो बच्चों, विद्या विनयम ददाती, दादी माँ यद्यपि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो नवीनता के विचार थे, समय के साथ बदलने वाली सोच थी, उस सोच ने उनको बहुत अधिक सभ्य बना दिया था। वहीं सहानुभूति और दया के रूप में उन्होंने बहुत से लोगों की आशीष भी ली थी। तो बच्चों, ये सुंदर कहानी जो आपने पढ़ी,
आज हम उसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा है। हम अपने चैप्टर के शुरू के पेजों में पहुँचते हैं कि लेखक को अपनी दादी माँ के साथ उस गंध भरे, दुर्गंध भरे, झाग भरे हुए जल में कूदना भी याद आ जाता है, जब वो क्वार के दिनों में, ये पेज नंबर 5 पे ऊपर ही ऊपर लिखा है कि क्वार के दिनों में लेखक जब गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूद जाता था और कूद कर उसमें अपने मन को शांत करके स्नान करके लौटता था, तब जाके उसका मन पूरी तरह से आनंदित हो जाता था। मतलब कहने का ये है कि उसे उस दुर्गंध भरे जल के अंदर नहाना कहीं अच्छा लगता था। तो ये घटना है। वहीं उसे क्या क्या चीज़ें और अच्छी लगती हैं, जैसे यहाँ शुरू में बताया गया कि उसको जामुन, आम और चिवड़ा, गुड़ की पट्टी और लाई, ये सब खाने में अच्छा लगता है। वहीं वो बात बताता है कि उसे याद आ जाते हैं, यहाँ आपने जो पेज नंबर आपका जो जहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि बच्चों ये कोई एक पैराग्राफ से आंसर नहीं निकलेगा, पूरी कहानी में लेखक की याद छिपी हुई है। तो दादी माँ के साथ साथ उसे और क्या क्या याद आता है, तो ये हम 2-3 जगह से छांट कर लिखेंगे। जैसे देखिए, जहाँ चैप्टर शुरू है वहीं सेकंड पैराग्राफ है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन याद आ गए। उसे क्वार के दिन याद आ जाते हैं जब गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था। दूर के सिवान से बहकर आई हुई घासें किसी न किसी प्रकार से बरसाती घासों के बीज जो उसको याद दिलाते हैं कि जीवन में किस प्रकार से ये सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी सड़ गया है और विचित्र गंध छोड़ रहा है। उस गंध भरे हुए पानी में स्नान करने का लेखक को अलग ही आनंद आता था। तो ये बात आपको लिखनी है। वहीं उसे क्या क्या चीज़ और याद आती हैं कि जामुन याद आते हैं, उसे चिवड़ा याद आते हैं, उसे गुड़ की लाई याद आती है, और साथ साथ, क्योंकि ये सब उसकी याद में लिखे हुए पैराग्राफ हैं, तो बच्चों ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि लेखक के घर में जो आमदनी का साधन था वो यही था कि वो ब्याज पर कमज़ोर और गरीब वर्ग को, ज़रूरतमंद लोगों को उधार पैसा दिया करते थे। लेकिन स्थिति ये थी कि पारिवारिक परिस्थिति इस तरह से हो गई कि लेखक के पिताजी ने श्राद्ध पर, मतलब अपने लेखक के दादाजी के श्राद्ध पर, उनके पिताजी ने इतना अनावश्यक खर्च किया, जबकि दादी ने उस परिपाटी को तोड़ते हुए ये बात कही थी कि अनावश्यक खर्च ना किया जाए। लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी ने अनावश्यक खर्च किया और ऐसा करने से उनका परिवार आर्थिक संकट में पड़ गया। वहीं दूसरी बात यह भी थी कि गांव वाले लेखक के परिवार से उधार पैसा ले जाते थे और ब्याज और मूल चुकाना बहुत दूर की बात, वो कुछ भी वापस देकर नहीं जाते थे और इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए लेखक के घर में पहुंचते थे कि वो पैसा चुका नहीं पाएंगे। लेखक का परिवार जो था वो दया सहानुभूति की मूर्ति था, वहीं दादी माँ तो प्रत्यक्ष में दया की मूर्ति थी और वो इस तरह से उन लोगों के दुखों को देखकर इस तरह पिघल जाती थी कि वो उन्हें फिर हर प्रकार से क्षमा कर देती थी, मतलब वो उनके द्वारा लिए गए धन को भी माफ़ कर देती थी। तो आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने श्राद्ध पर अनावश्यक खर्च किया और गांव वालों को जो वो उधार देते थे वो पैसा उन तक पुनः नहीं पहुंच पाता था और इस तरह से दादी माँ की उदारता के कारण जब वो पैसा माफ़ कर दिया जाता था तो लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। वहीं तीसरा प्रश्न है बच्चों कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आपको जब आपकी कहानी पूरी हुई थी तो बताया था कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, तो वो है सहानुभूति।
क्योंकि हमें एक ही बात बतानी है, सहानुभूति। यहाँ सारे गुण नहीं बताने हैं कि सहानुभूति उनकी जो प्रवृत्ति है वो हमें सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो हर प्रकार से दूसरों के दुखों को देखकर पिघल जाती हैं और वो हर प्रकार से उनके कर्जे को माफ़ कर देती हैं। ऊपर से उनका घर चलाने के लिए भी अलग से धन भी उनको प्रदान करती हैं। तो बच्चों, ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमें सारे चरित्र के गुण नहीं लिखने हैं, केवल एक ही गुण बताना है और वो है सहानुभूति। क्योंकि एक ही पक्ष पूछा है उन्होंने कि कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, तो एक ही पक्ष बताना है और एक ही पक्ष के आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब बच्चों, जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हमारे पाठ से आगे के हैं। अब जैसे कि प्रश्न है कि आपको इस कहानी में महीनों के नाम आपने पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा होता है। बच्चों, क्वार आश्विन का महीना होता है, वर्षा ऋतु के बाद का महीना होता है और इस महीने में हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है, अर्थात रात को मौसम ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, सूर्य तपता है। वहीं आषाढ़ में मौसम बारिश का होता है और माघ में भयंकर जाड़ा पड़ता है। तो यहाँ आप तीनों महीनों के बारे में लिखेंगे, जैसे कि क्वार जो महीना है उस क्वार के बारे में आप लिखेंगे कि क्वार में सूर्य की तपन होती है, सूर्य की तपन, रात्रि ठंडी। वहीं जो आपका आषाढ़ का महीना है, उस आषाढ़ के महीने में बच्चों, जो आषाढ़ का महीना है उस आषाढ़ के महीने में बच्चों वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है और माघ के महीने में बच्चों भयंकर सर्दी पड़ती है, भयंकर सर्दी पड़ती है। तो बच्चों, आपको हिंदी के महीने मैंने लिखवाए थे, फर्स्ट लेक्चर में ही लिखवा दिए थे, आज हम चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान देना है बच्चों, और आपको पहला क्वेश्चन भी दिया था मैंने कि हिंदी महीनों के नाम भी लिखने हैं। तो ये क्वार जो है ये आश्विन का महीना है, माघ जो है आपका 11वां महीना है, इसको कहते हैं आश्विन। तो आश्विन का महीना बच्चों आता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, कभी कभी सितंबर लास्ट भी हो सकता है, कोई एक्यूरेट आपके टाइम नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि हिंदी महीने और अंग्रेजी महीनों में थोड़ा फर्क होता है। अब है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किन मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये तो आपको भी पता है। जैसे माघ के महीने में गुड़ और मूंगफली का सेवन अधिक किया जाता है, वहीं वर्षा ऋतु में पुए पकौड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, और हम जब हमारी आश्विन का महीना होता है तो हमको दही से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो अधिक अच्छी लगती हैं। तो ऐसे आपको इन महीनों में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है वो आपको बतानी है। अनुमान और कल्पना, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। बच्चों, अब ये बात आपको अच्छे से पता है कि गांव के लोगों का जीवन केवल कृषि पर निर्भर होता है, या तो वो कृषि कार्य करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। अब पशुपालन और कृषि ये दोनों ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। यदि वर्षा नहीं हुई तो आपने जो परिश्रम किया है वो बेकार हो जाएगा, यदि वर्षा बहुत अधिक हुई तो भी आपकी फसल नष्ट हो सकती है। कुल मिलाकर जो किसान है उसका जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है। तो यहाँ ये बात कही गई है कि किसान द्वारा की गई मेहनत कहीं ना कहीं प्रकृति पर निर्भर होने के कारण उसे कई बार ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि उसकी प्रकृति जब उसका साथ नहीं देती है तो वो हार कर उधार ले लेता है।
तो अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। वहीं जब प्राकृतिक आपदा उन्हें परेशान करती है तब वो ऋण लेते हैं, या फिर बेटियों की शादियों के लिए उनको ऋण लेना पड़ता होगा, क्योंकि दहेज जैसी कुछ ना कुछ वस्तुएं तो उन्हें देनी ही पड़ती हैं। और हमारे देश में यही कहीं किसी की मृत्यु हो जाने पर भी गांव के लोगों को उधार लेना पड़ता होगा, क्योंकि हमारे समाज में मृत्यु भोज भी एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसको हर गरीब को अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को मारते हुए पूरा करना ही पड़ता है। ये ऐसी संस्कृति हमारे देश में बनी हुई है कि मृत्यु हो जाने पर भी भोज का आयोजन किया जाए। जहाँ विवाह पर भोज होता है वहीं मृत्यु पर भी भोज किया जाए। जैसे हमने कहानी में भी पढ़ा था कि दादी माँ ने अपने पति की मृत्यु हो जाने पर अपने बेटों को मना किया था कि वो किसी प्रकार से श्राद्ध कार्य पर अनावश्यक खर्च ना करें, लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी ने किया तो आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अब बच्चों हैं, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपका है कि घर पर होने वाले उत्सवों और समारोह में आप क्या क्या करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपने हिसाब से करेंगे। वैसे ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं, लेकिन पहला प्रश्न जो मैंने अनुमान कल्पना का बताया है ये आपको कॉपी में करना है, क्योंकि ये हमारे समाज से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। और ये ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारे देश के किसान कई बार ऋण लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि ऋण चुकाने की भी स्थिति उनकी नहीं होती है, तब वो बेचारे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखना है, लेकिन दूसरा प्रश्न आपको केवल सोचना है, करना नहीं है। अब बात करते हैं भाषा की। तो भाषा में जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, यहाँ एक विशेष बात है। यद्यपि उसका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप कक्षा 7th में हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। जैसे पंक्ति लिखी है, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। अब यहाँ कवि कह रहा है कि समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बड़ी सरल सी बात है बच्चों, आपके हिंदी में समानता का बोध जब कराया जाता है तो कविता में समानता का बोध होने पर सा सी से सम समान समही आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और बच्चों, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो जहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग कविता में होता है तो वहाँ तो उपमा अलंकार होता है, लेकिन गद्य में इन शब्दों के प्रयोग से हम उपमा अलंकार नहीं कह सकते हैं। याद रखिए, गद्य में अलंकार नहीं होते हैं, अलंकार पद्य में होते हैं। तो गद्य में इन शब्दों के प्रयोग से हम उसे अलंकार का रूप नहीं दे सकते, समानता का रूप दे सकते हैं। अब जैसे कि है जरा सी कठिनाई पढ़ते हुए, तो आपको सी शब्द का प्रयोग करना है। तो सी शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदनी सी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, तो चांदनी सी मुस्कुराहट। तो अब यहाँ सी का प्रयोग हो गया, यानी चांदनी के समान मुस्कुराहट। फिर है अनमना सा, अब सा से जोड़ना है, धूप सा उजला चेहरा। धूप सा
उजला चेहरा। धूप सा उजला चेहरा। अब जैसे कि यहाँ जो सा है यानी धूप के समान उज्जवल चेहरा। बच्चों आना हमको हर पक्ष चाहिए, व्याकरण चाहे यहाँ पर आपको लगे कि अभी इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन व्याकरण हर भाषा की नींव होती है। बिना व्याकरण के आप कोई भी भाषा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हर चैप्टर के बाद में जो भी भाषागत प्रश्न दिए जाएं उनको पढ़ना अवश्य चाहिए और बहुत ध्यान से समझना भी चाहिए। अब जैसे है कि सन से सफ़ेद, जल से उज्जवल कमल। अब से लगाना है, जल से उज्जवल कमल। अब सन से, तो सन आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि सन का मतलब क्या है, सूर्य से, कि सूर्य से उज्जवल जो वहाँ पर दिखाए गए हैं सफ़ेद सफ़ेद फूल। अब समानता का बोध कराने वाले आपको ऐसे 5 शब्द लिखने हैं, तो 5 शब्द लिख के और फिर आपको क्या करना है कि 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अब जैसे मैंने शब्द बता दिए सम, समान, समही, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, जैसे कि कमल, समही, देहलता। अब जैसे कि ये शब्द है कमल, समही, देहलता, क्योंकि समही शब्द का मतलब होता है बच्चों समान। आपको शब्द लिखने हैं ये, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। अब जैसे कि सम शब्द है, समान शब्द है, सम है, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अब सम है, अग्नि सम, क्रोध, भया। अब जैसे कि यहाँ सम शब्द का प्रयोग है, अग्नि के समान क्रोध हुआ, तो आपको ऐसे शब्द बनाने हैं और 5 वाक्य भी बनाने हैं। बच्चों यहाँ नकल नहीं करनी है, क्योंकि इनका मतलब ये है कि आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये वाक्य बनाने आने चाहिए। और ये शब्द कहाँ लगते हैं, जब हम समानता का बोध कराते हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। काव्य में तो वो उपमा अलंकार हो जाता है और गद्य में वो उपमा अलंकार नहीं है, गद्य में उसे समानता बोधक कहा जाता है। अब जैसे कि अगला प्रश्न है कि कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, ऐसे वाक्य दिए गए हैं। तो बच्चों ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं, ऐसे 5 वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कि मैं चल चल कर स्थान तक पहुंचा, मैं ढूंढते ढूंढते गंतव्य तक पहुंच गया। इस तरह से आपको इस कहानी में और भी शब्द मिलेंगे जो आपको स्वयं ढूंढने हैं, और कहानी को जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। अब है बोलचाल में आने वाले शब्द। दादी माँ कहानी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो देशज हैं, तो ये आपको पाठ पढ़ाते समय ही मैंने शब्द लिखवा दिए थे। जैसे चिवड़ा जो है उसको यहाँ पर चिवड़ा कहा गया है, चिवड़ा। तो यहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि जिस शब्द को इन्होंने ऐसे लिखा है वो शब्द आप ऐसे प्रयुक्त करते हैं, आप उसे बोलते हैं चिवड़ा, और इसमें लिखा हुआ है चिवड़ा। तो ये आपके देहाती बोली के शब्द यानी देशज कहे जाते हैं, इनको हम कहते हैं देहाती शब्द। ऐसे ही महीनों के नाम भी आपको बता दिए गए थे, जितने महीनों के नाम थे वो आपको बताए थे। जैसे कि क्वार का महीना ऊपर लिखा हुआ है कि क्वार को आश्विन कहते हैं। वहीं आगे जो और शब्द हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उरिन, तो उरिन शब्द पाठ पढ़ाते समय ही आपको बताया गया था कि उरिन शब्द जो है
उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो उसका बदला हुआ रूप हो गया। यदि देखा जाए तो ये तद्भव है और ये आपका तत्सम है, और इसका मतलब होता है ऋण से मुक्त होना। तो जो ऋण मुक्त हो जाता है उसे उऋण कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द हमें पाठ्य पुस्तक में देखने हैं जैसे इसमें लिखा है, लेकिन आपको पढ़ाते समय ही ऐसे शब्द बता दिए गए थे। तो बच्चों, आज हमारी ये कहानी पूरी हुई। इसके समस्त प्रश्नोत्तर हमने कर लिए, लेकिन कॉपी में करने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके कहानी से पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न हैं जो आपने पहले गृह कार्य में नहीं किए हैं। वहीं अनुमान और कल्पना में केवल पहला प्रश्न, जिसका उत्तर मैंने बताया था कि किसान को ऋण किस कारण से लेना पड़ता है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है, क्योंकि ये हमारे वर्तमान में राजस्थान की एक बहुत भयानक परिस्थिति है कि राजस्थान के किसान जो हैं वो ऋण लेते हैं, किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते हैं और कैसे वो ऋण नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। वहीं भाषागत प्रश्न जो हैं उसमें पहला प्रश्न करना है और दूसरा करना है, तीसरा प्रश्न आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप दादी माँ की इस सुंदर कहानी से ये संदेश अवश्य लेंगे कि आप परिस्थितियों और समय के अनुसार अपने आप को बदल लेंगे, लेकिन आधारभूत जो आपका ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात आपकी सभ्यता या संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। परिवर्तन नवीनता के साथ होना चाहिए, लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहीं आपको दया, सहानुभूति के गुणों से भी ओतप्रोत होना चाहिए और जीवन में हर प्रकार से पुरानी परिपाटियों का बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद।